लीनियर स्ट्रक्चर कौन एज्यूम करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरसक मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपने किए तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सफल होंगे अपने उस एग्जामिनेशन में। देखिए, पहले तो आज आपको थोड़ी सी कहानी, बिल्कुल जवाब तो आपका राइट है कि जी शालू अनिल। देखिए, पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो एनसीओ का स्ट्रक्चर है वो ये है, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ये एनसीओ का स्ट्रक्चर है, ये एनसीओ का स्ट्रक्चर है, समझ गए। उसके बाद अगर हम I3 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो I3 का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूं। I एक ऊपर लगता है, एक I नीचे लगता है, और इसके बाद इसके ऊपर लगते हैं लोन पेयर, दो इधर और एक इधर। तो ये इस तरीके का बनता है। तो बात स्ट्रक्चर से चल रही है तो ये भी मैं यही एज्यूम करूंगा कि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर ही आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक बचा हमारा नाइट्रोजन NO2 का स्ट्रक्चर। और NO2 का स्ट्रक्चर आप अगर देखते हो तो NO2 का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव होता है। यहां पर लगा दीजिए, क्योंकि इस पर लगा हुआ है इसलिए ऐसा बनाया। अगर लोन पर होता तो ये नीचे झुक जाता, लेकिन यह पॉजिटिव लगा हुआ है। तो आंसर देखिए, अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं चैटिंग जो है वो प्राइवेट कर दूं तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग आंसर गलत देंगे, आधे से ज्यादा लोग आंसर गलत देंगे। एक दूसरे का आंसर देखने के बाद जगते हैं, ये मैं देख रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं कल से मैं प्राइवेट चैटिंग कर दूंगा, केवल एक का ही आंसर दिखाई देगा, बाकी जो देगा आंसर बस उसी को अपना आंसर दिखाई देगा, बाकी को किसी को आंसर नहीं दिखाई देगा। कल से मैं ये व्यवस्था लागू करने वाला हूं, जिससे कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस आपको पता लग पाए। सेकेंड वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। सर, विच बॉन्ड एंगल वुड रिजल्टेंट द मिनिमम डाइपोल मोमेंट? तो मिनिमम डाइपोल मोमेंट आपका पता होना चाहिए कि ये एंगल जो होता है, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री पर होगा। तो 120 डिग्री पर ही डाइपोल मोमेंट मिनिमम हो जाएगा, वो भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर कंडीशन ही यही पैदा हो जाती है ना। मोमेंट फॉर तो 180, भाई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 180 भी हो सकता है, और 180 के बाद में अगर लोन पेयर कंडीशन तो AB2 में है तो 120 भी हो सकता है। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, 180 की कंडीशन भी पॉसिबल है और 180 दिया नहीं, इसलिए 120 ही आंसर हमारा यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो कितना क्वेश्चन जरूर देख रहे होंगे आप, सब लाइन लेंथ से हट जा रहे हैं। अब आप ईमानदारी से बताइएगा कि अनुसर के ऐप पर आपको क्वेश्चन हटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं जो क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, वो क्वेश्चन अब आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आपको कुछ और दिखाई दे रहे हैं जो आप उम्मीद नहीं, पहले से सोच रहे थे सर ऐसा ना हो कि हल्के क्वेश्चन हो, काम न चल पाए, लेकिन अब आनंद आपको जरूर आ रहा होगा कि क्वेश्चन में दम है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन नहीं, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन। पहले थर्ड देख लीजिए। इन द सेट ऑफ द स्पीसीज B2 C2 O2 plus O2 minus N2 plus N2 minus हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद है तो। अगर आपको याद है तो वैसे मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। यहाँ से आप ऊपर से शुरुआत करिए, यहाँ से लिख लीजिए, गिनती लिख लीजिए। यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए बॉन्ड ऑर्डर, इसके ऊपर 0.5 घटाते चलिए, 0.5 घटाते चलिए, ऑटोमेटिकली बॉन्ड ऑर्डर आपका निकलता चला जाएगा। यहाँ 1 हो गया, ठीक ठीक। अभी जूम करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट फिर घटाते चलिए, ये ऐसे करके घटाते चलिए 1.5, यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर घटा बढ़ा करके निकाल सकते हैं, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें, आपको दिखे, जूम कर दूं थोड़ा सा, चलिए ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका 15 हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 15, भाई एक घट जाए, 15 हो गया, ये आपका 13 हो गया, और ये आपका N2 प्लस ये भी आपका 15 हो गया। तो अब 13 और 15 टू सभी का 2.5 ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 2.5 ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो जनाब क्यों ना हम
इस बॉन्ड ऑर्डर को सेलेक्ट कर लें और आंसर इसको सेट कर दें। क्यों भाई अजय, दिस इज द राइट आंसर। अजय राइट आंसर है, ठीक है, चलिए बहुत शाबाश, वेरी गुड। चल लेते हैं आगे। इन द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड CuNO, Cl O2, SO2, O3 and 2O5, क्वेश्चन एकदम हटके है। द पेयर ऑफ द कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन सा पेयर है जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रखता है? ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन रखता है, ऐसा कौन सा पेयर इसमें दिखाई आपको दे रहा है? जी बताइएगा। CuNO, Cl O2, SO2, O3 and 2O5, जी बताइए। नंबर ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ रहे हैं तो आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑड जो है वो किस में आएंगे। फोर्थ का डी बता रहे हैं आप लोग, और मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं। मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं कि इसमें डी आंसर आप दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने जवाब दिया। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल करके चेक कर लीजिए। अगर हम लोग एनओ का स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो 2 3 4 5 ये हो गया ना, और इसके बाद O बना दीजिए तो यहाँ पर O 1 2 3 4 5 6, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर ये दो इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इनसे ये दो ले लेता है तो 5 2 7 हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं एनओ का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑड लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑड हमें लेना पड़ेगा। एनओ में 13 है, जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ClO2 में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यार ध्यान दीजिएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल 13 बोलो या 3 3 बोलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ऑड रविंदर टोटल मत गिनिए, टोटल मत गिनिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, टोटल मत गिनिए सर। ClO2 मॉलिक्यूल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो इस तरीके से आप ध्यान दो। ClO2 के अंदर देखो Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऐसे बनेगा ClO2, तो 1 2 3 4, अब 5 6 7, 3 ये हो गए ना, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए, तो ये सेम है। हाँ, हाफ एरो का रूल है, हाफ एरो का रूल है विवेक जी। सिजविक ने यही बताया था, सिजविक ने ये वाला रूल बताया था, आपको पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ाया जाता है सिजविक का। जब आप PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको वहां पढ़ाया जाता है। PCl में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको याद होगा, हम लोग हाफ एरो भी बनाए, बचपना अपना याद करिए, बचपना अपना याद करिए, अगर आपने 12th किया है सही स्कूल से तो। अगर सही स्कूल से 12th किया होगा तो 100% बात। Which of the following molecule will have a permanent dipole moment? किसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट निकल करके आएगा? तो फिफ्थ वाले का जवाब आप देंगे, फिफ्थ वाले का जवाब देंगे आप, फिफ्थ वाले में जवाब देंगे। Which of the following molecule will have a permanent dipole moment? किसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट आएगा? फिफ्थ वाले का आंसर आपका डी बता रहे हैं आप। देखो सही बात है, अगर हम लोग ऐसा 4 में देखते हैं तो उसमें भी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब रहता है, इसमें भी नहीं, IF7 में भी आ जाएगा, सभी में डाइपोल मोमेंट निकल करके आएगा। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने स्ट्रक्चर से उठाए हैं, और स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग लाइव इस समय हमारे क्लास में चल रहे हैं, जस्ट चेहरा देख लेते हैं। उमेश, विवेक, तृप्ति, मनु, बलप्रीत भी है, सुनील भी है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, 27 लोग हैं। चलिए अब हम लोग चल लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई। SF4 और IF7 इरेगुलर ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री लोन पेयर की वजह से होगी। अगर IF7 कर लो या 5 भी निकालोगे तो आ ही जाएगा, IF5 भी आ ही जाएगा, 7 वाला 5 भी आ जाएगा, तो इन दोनों में इरेगुलर ज्योमेट्री आ रही है। और SI2F2 को देखें तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SI है और SI में 2 फ्लोरीन लगाने हैं और आपको 2 क्लोरीन लगाने, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये हुई कि यहाँ पर अगर हम लोग आंसर दें तो सभी का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। दिलीप पांडे जी, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल आपका सही है, सटीक आंसर है।
और हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कितना बढ़िया क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। अब आप उसे नहीं जवाब दे रहे हो या जवाब शांति से सुन रहे हो, ये दोनों बातें अच्छी है। नहीं दे रहे हो कि आ नहीं रहा है, और शांति से सुन रहे हो इसका मतलब आ रहा है, दोनों बातें हैं, ठीक है। या फिर नहीं आ रहा होगा तभी शांति से सुन रहे हो, तो ये एक चीज है ना। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, जैसे भी पढ़ो पढ़ो, शाम दाम दंड भेद जो लगाना चाहो लगाइए, बस पढ़िए। हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी उसकी आएगी जिसके अंदर खास बात ये होगी कि लेटेस्ट एनर्जी में कोवेलेंट करेक्टर कहां पर, आयनिक करेक्टर कहां पर ज्यादा आएगा, आयनिक करेक्टर जहां ज्यादा आएगा वहीं पर लेटेस्ट एनर्जी भी ज्यादा आएगी। मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर इज द, बोलो, मोर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अगर हम चार्ज को देखें, चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, चार्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं, तब तो आंसर एमजीओ बिल्कुल राइट होना चाहिए। एमजीओ 100% राइट होना चाहिए। देखो, अगर एमजी और ओ पे 2 यूनिट चार्ज देखें तो इसका मतलब है कि यहां पर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। एल आई पॉजिटिव है, छोटा है। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। रविंदर जी चेक करिए एक बार, चेक कर लीजिए, हो सकता है ऑप्शन मैं गलत बोल रहा हूं। चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको, फजान लगा दीजिए इसमें। ये कोवेलेंट करेक्टर रखने वाले हैं, एल आई कोवेलेंट करेक्टर रखता है, क्योंकि ठीक है, यहां ये ध्यान देना पड़ेगा। मनु जी ठीक है। एल आई एफ और एल आई सी एल में कोवेलेंट करेक्टर आ जाने के कारण आपको एमजीओ आंसर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर NaCl भी आपको आयनिक करेक्टर दिखाई दे, ये दोनों आयनिक करेक्टर रखेंगे, ये दोनों आयनिक करेक्टर रखेंगे, और इन दोनों में फिर ज्यादा कौन रखेगा, फिर वो एमजीओ आएगा। ठीक है अर्चिता, तो फिर आंसर क्या लगाए, आंसर तो हमारा एमजीओ आएगा ना अर्चिता। वो बात तो मैं ही बोल रहा हूं कि चार्ज, मोर इज द चार्ज। NaCl पर यूनिट, इन दोनों को कंपेयर जब करोगे आप, इन दोनों को मनु कंपेयर करोगे तो Na पे एक सिंगल पॉजिटिव है, Mg पर डाई पॉजिटिव है, तो ये पे डाई नेगेटिव है। तो आप जब सिंपल सी बात ये कहें कि अगर हम लोग Na और Mg को देखते हैं तो इनमें मोर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट्स वाई इट इज मोर आयनिक इन नेचर, दैट्स ऑल। इतनी सी बात बोलनी है। 7th वाले का 6 वाला हो गया। अब आइए 7th वाले पर, पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन आपने कोवेलेंट बॉन्ड खूब पढ़ा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन करना अपने में एक वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। 7th का बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO इज हायर देन दैट ऑफ N2। 7th का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, ये कौन बताएगा ये सही जवाब है या गलत है, ये कौन बताएगा। प्रीति सक्सेना, प्रीति जी बताइए, जवाब के बारे में कुछ बताएं। फॉल्स स्टेटमेंट बताइए इसमें। मनु, ए है फॉल्स, ए फॉल्स है। अच्छा ठीक है, 7th वाले का सभी लोग जवाब ए दे रहे हैं। क्या अगर हम लोग देखें
कि N2 पॉजिटिव अगर मैं देखूं इन द रॉन्ग, ये देखिए इन द फॉर्मेशन पर रविंद्र राणा पहला ही फॉल्स है। पहले पढ़ लीजिए रविंद्र जी, वाकई में पढ़ लेते हैं। अब ये बताइए बॉन्ड एनर्जी CO की, ये एक्चुअली में ये दोनों सेम एटम है, यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने पढ़ा होगा 3 होता है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपने 3 ही पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू N2। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी आइडेंटिकल आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2 से N2 प्लस अगर बनाते हैं तो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हमें एक निकाल देना पड़ेगा, तो एक अनपेयर्ड हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टेड फ्रॉम, ये नहीं हो, ये सिग्मा 2pz से इफेक्ट होता है, इसका मतलब यही वाला रॉन्ग है। O2 नेगेटिव इज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा जो निकल के आया इन द फॉर्मेशन ऑफ, निकल के आया आंसर, कौन सा आंसर निकल कर आया? इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2 1 इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टेड फ्रॉम 2p, ये सिग्मा 2pz से जाता है, ये पाई 2py से नहीं जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है तो जरूर याद होगा आपको कि सिग्मा 1s2, भाई नाइट्रोजन का 14 होता है ना, 14 होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और लास्ट पे सिग्मा 2pz, यही होता है ना। यहाँ 2 तो 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 और 2 14, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा, ना कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही मस्त मिलेंगे अनुसार के पास में। यहाँ लॉलीपॉप नहीं, यहाँ पर कठोर मंजन है, डावर लाल दंत मंजन, दांतों में लगाओ चमक आएगी। द सेंट्रल एटम इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड इन, किसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम में, जरा बताएंगे आप? PCl5 तो है ही नहीं कहीं पर, लेकिन PCl5 के बड़े भैया तो बैठे हुए हैं। PCl5 नहीं है, लेकिन PCl5 के बड़े भैया बैठे हुए हैं, जो बता दिए हैं आपने, PCl3 और Cl2। दिस इज द आंसर, PF3 और Cl2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 7th वाले पर तो एक बार तिलक लगा लो, मोबाइल से हाथ ऐसे करके लगा लो मत्थे पे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आप देखिए, आहा क्या दमदार क्वेश्चन है, पिचकारियां छूट जाए ऐसे क्वेश्चन है जी। 9th वाले का जवाब दीजिए भाई साहब, 9th वाले का जवाब। द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जी बताइए। अब की फॉल्स पूछा था, अब की ट्रू पूछ लिया। देखो, अगर आपने मेटलर्जी पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि मेटलर्जी में, पहले हम ब्रेक करके ही देख लेते हैं कौन किस में ब्रेक होता है। सबसे सिंपल सी बात है, अगर हमने ब्रेक करना सीख लिया तो ये जान लेंगे कि हम सब बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग KHF2 को तोड़ लेते हैं। चलो भाई, KHF2 को हमने तोड़ा तो ये टूट जाता है K पॉजिटिव आयन में और साथ में HF2 नेगेटिव आयन में। तो ये तो भाई बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, इसमें कुछ दो राय नहीं। CaBr2 को अगर मैं CaBr2 है, Br3 है सॉरी, CaBr3 को अगर मैं तोड़ता हूं तो CS है, सॉरी सीजियम है, सीजियम, तो यहाँ सीजियम प्लस हो जाता है और Br3 माइनस हो जाता है। ठीक है, अब सी, अगर हम O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखें क्या है, बच्चा चेक करो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। CsBr3 इज डिकम्पोज्ड इनटू, तो ये तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। हाँ, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ये दोनों सही हो गए। तो आंसर फिर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए फिर इसका पहला भी सही, दूसरा भी सही हो गया। चौथे को और देख लेते हैं, ये तो सेम शेप नहीं है, ये रॉन्ग हो गया।
ये हो जाएगा फिर। यस, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि O2 इज स्टेबलाइज्ड आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, दैट्स ऑल, यही आंसर हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड। बहुत ही यार, पीजीटी में अगर ऐसे क्वेश्चन, क्या मतलब यहाँ पर आपको तैयारी जरूर सकते में ला रही होगी आपको, कि यार हमने तो पूरा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट यहाँ सोचना पड़ रहा है, टाइम कंज्यूम करवा रहे हैं सर हमारा। ऐसे क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग माने जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको करा ही रहा हूं मैं। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है ये दीज आर द टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इन द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स SnF2, SnF2, SnCl2, SnCl4, द लीस्ट एंड मोस्ट आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर तो बात सिंपल सी है कि अगर हम लोग कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा देखेंगे तो कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा देखें तो हमें SnCl4 में मिलेगा, ठीक है। और आयनिक करेक्टर अगर सबसे ज्यादा देखें तो SnF6 में मिलेगा। ये मोर आयनिक हो जाएगा, ये मोर आयनिक हो जाएगा, और ये वाला मोर कोवेलेंट हो जाएगा। ये कोवेलेंट हो गया और यहां पर लिख दिया मैंने मोर कोवेलेंट। तो अब इस बात का ध्यान दीजिए कि आखिरकार जवाब हमारा क्या होना चाहिए, SnCl4 और लीस्ट एंड मोस्ट को आयनिक कंपाउंड। तो लीस्ट आयनिक ये है, मोस्ट आयनिक ये है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 11th वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 11th वाले पर, आहा क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, धुआं निकल रहा है क्वेश्चन में से, आग जल रही है, ठंड में गर्मी आ रही है। रॉक सॉल्ट एंड क्विक लाइम हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट और क्विक लाइम दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, और सेम होने के बावजूद अप्रोक्सीमेटली सेम है, आयनिक रेडियाई भी है, बिल्कुल। इफ ई इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl that of CaO approximately is। क्या जलवा काटा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, धुआं निकल गया, आर पार की गिनती चल रही है इस समय। मनु कैसे किया आपने, ये बताएंगे आप? मंजीत कैसे किया आपने? आंसर तो आपने दे दिया, वर्मा जी आपने आंसर दे दिया, कैसे किया आपने? अगर हम लोग लैटिस एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो लैटिस एनर्जी अगर NaCl की देखें तो Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है, तो चार्ज एक ही एक तो है। तो यहाँ पर ये लैटिस एनर्जी 1 × 1/r² हो जाएगी। और अगर हम लोग यूनिट चार्ज मानते, इसलिए हमने 1 1 यहाँ पर रख लिया, ये बात आप समझिएगा दोनों पर। और अगर हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO पर है, CaO डाई पॉजिटिव है। कंसेप्ट ही बता रहा हूं रविंदर जी, दोनों की लेटेस्ट एनर्जी निकालिए आप चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे ना, लेटेस्ट एनर्जी का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर 2 प्लस चल रहा है, तो यानी 2 × 2 डिवाइडेड बाई यहाँ r² हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा बन जाता है एज 1/r² इज इक्वल टू 4/r²। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा फिर 4E आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए आंसर। लेटेस्ट एनर्जी, अगर इसकी लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी 4 आ जाएगी। या फिर ऐसे मान लीजिए कि लेटेस्ट एनर्जी NaCl की अगर दी है तो फिर E मान लीजिए, तो E के कंपैरिजन में हमने डायरेक्ट निकाली है, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इफ E इज द लेटेस्ट एनर्जी, तो इसको E मान लीजिए, तो ये हो गई वैल्यू आपकी, E इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, गदगदा रहा है दिल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कभी करेक्ट पूछता है, कभी फॉल्स पूछता है, दीवाना बना दिया इसने हमें। देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, 12th वाले का जवाब दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, मेल्टिंग पॉइंट SiO2 इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ना, ये रॉन्ग है। SiO4 होता है, SiO2 में SiO4 बनता है, रॉन्ग हो गया ये, रॉन्ग हो गया ये। आयनिक बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म बिटवीन, नहीं ऐसा भी नहीं है।
तो कोई जरूरत नहीं है, ये भी गलत हो गया। AlF3 इज मोर आयनिक, नहीं, कोवेलेंट हो गया इधर। उसके बाद आई ऑल आर करेक्ट, ऐसा है, बताइए। मुझे लगता है सब गलत दिए हुए हैं, मुझे लगता है सब गलत दिए हुए हैं। मंजीत बताइए, चेक करना पड़ेगा मुझे इसे। बताइए, चलिए एक एक डिस्कशन कर लेते हैं, इसलिए मैं रुक गया। मैं थोड़ा देखूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है। ऑप्शन डी होगा सर। अच्छा चलिए प्रीति, चेक करते हैं। देखो SiO2 जो है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, बिल्कुल राइट है, ये सही है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, नहीं, यानी कि अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बना है, कार्बन कार्बन के बीच बना है तो नहीं बनेगा, मतलब ये भी राइट स्टेटमेंट है। AlF3 इज मोर आयनिक, बिल्कुल Al पे ट्राई पॉजिटिव है, फ्लोरीन पर नेगेटिव है, तो 100% मोर आयनिक तो होगा ही। एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट होगा, इसका मतलब आंसर हमारा भैया मजा आया फोर्थ है। हमने आपको थोड़ी देर सख्ते में रखा, हम देखना ये चाह रहे थे कि आप समझिए। कभी कभी क्लास में मैं लिखता हूं, ऐसे करके लिखता हूं C2H4, मैं बोलता हूं तेजी से, लिखिए बच्चों C2H4, अब यहां मैं लिख टू रहा हूं, मैंने बोला CH4, मैंने बोला CaCl2, तो कभी कभी बच्चे, अरे सर गलत लिख गया, सर गलत लिख गया, अरे सर सर आपने बोला कुछ और था, लिख कुछ और दिया, तो मजा आता है। हाँ, बच्चे कंसंट्रेट कर जाते हैं, उनकी चकरगिन्नी घूम जाती है एकदम से, अरे बोले सर गलत हो गया। तो गलतियों पे लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है, इसलिए थोड़ी देर लोगों को जरूर आप ये चीज बताएं। अपने क्लास में मैं यूज करता हूं इस कंसेप्ट को। 5 दूनी 10 की जगह 5 दूनी, अच्छा बी नहीं, आयनिक बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल एटम के बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, ये बीच में सेंट्रल एटम अलग हो जाएगा, वो बात अलग है, इसलिए सेम नहीं बनता है, तो ये राइट बात हुई ना। चलिए 13 वाले का जवाब दीजिएगा। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट आयनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक, सबसे कम आयनिक कौन सा होगा। 13 वाले का जवाब आपने जो दिया है वो बिल्कुल राइट दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं लुबना क्यों, व्हाट, व्हाई द आंसर इज, आंसर ए आई इज द राइट, व्हाई आंसर ए आई इज द राइट, इसमें ए आई आंसर क्यों सही है, ये आंसर क्यों सही है, व्हाई। यस 100% फजान साहब आए थे, फैजान भाई साहब, राणा रविंद्र राणा, वो फजान नहीं है, फजान है, फजान, वो फजान है। खैर हम लोग साइंस के आदमी हैं, इन चीजों पर मुद्दा बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, बाई चांस मैं ही लिख दूं फजान तो क्या हो जाए। चलिए ठीक है, इस पर कोई रविंद्र परेशान ना हुई, कहीं दिल पे ले लो आप, हम ऐसी बातें हमेशा फेफड़े पे ली जाती है और फूंक से निकाल दी जाती है। पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट, देखो आ गया वर्मा जी, आज तो धुआं निकल रहा है। फॉल्स, फॉल्स ही तो ढूंढना मुश्किल है। 14 का फॉल्स ढूंढिए, 14 का फॉल्स ढूंढिए, फॉल्स। यस यस अर्चिता, बिल्कुल सही बात है बिटिया रानी, बड़ी सियानी। 14 का O3 इज पैरामैग्नेटिक वाइल O3 इज नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक 100%। O3 is magnetic while O3 is diamagnetic। जी बिल्कुल यही वाला रॉन्ग है, यही वाला रॉन्ग है। चलिए याद होना चाहिए एनी हाउ, मेथड कोई सा भी हो याद होना चाहिए, दैट्स ऑल, दैट इज द कंसेप्ट।
बार जलवा यार, क्वेश्चन है हिला के फेंक देता है। इन द IF7 molecule hybridization of I is sp3d3, the d orbital which participate in the hybridization। दिल फाड़ू क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया है, इसे मैं बोलूंगा दिल फाड़ू क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए जब डी में ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक्सप्लेन कर दे मंजीत, चलिए बताते हैं आपको। 14 वाला क्वेश्चन इन्हें मंजीत को एक्सप्लेन कर दे, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगे, नाराज होकर घर पे आ जाएंगे। देखो O3 को बताया इन्होंने पैरामैग्नेटिक। O3 पर अगर देखोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके बना लो आप, डबल बॉन्ड O बना लो, इधर O बना लो, 1 2। इसके ऊपर हमारे पास में जब हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन बनेगी, जबकि O3 पर जब नेगेटिव लगा देते हैं तो उस पर कंडीशन में फिर ऑड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन नहीं बनती है, जब पेयरिंग हो जाती है तब। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखें तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा हमें। यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग, देखो रॉन्ग की बात चल रही थी, ऊपर फॉल्स है, फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, जबकि ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। और ये वाला कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ रहा था, आप राइट ढूंढ रहे थे, मैं फॉल्स ढूंढ रहा था, ठीक, बाकी सब राइट है। मंगल भवन अमंगल हारी। चलो भैया 15 वाले पे आ जाओ। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा था आई में, और आई में डी की ऑर्बिटल बनाता हूं, मैं डी की ऑर्बिटल बनाता हूं, परेशान आप बिल्कुल नहीं होइए, आपका मैं दर्द समझ सकता हूं। अब यहाँ पर हम लोग लाइन से चलते हैं, इस तरीके से लाइन से 1 2 3 4 5 हम लाइन से लिखते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, इस एक्स वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। कह रहा है IF7 मॉलिक्यूल जब होता है तो द डी ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट, तो आपको पता है यही तो पार्टिसिपेट करती है, यही तो पार्टिसिपेट करती है sp3d3 में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो मामला भैंस पानी में चली जा सकती है, इसलिए याद रखना ये चीजें कुछ आपको तुरंत याद रहनी चाहिए। और ये हमेशा गलती इनमें बहुत जल्दी होती है, जब 3 हो तो फिर वही होंगी। एक बात और भी और आपको बता दें, जब 3 होंगी तो यही होंगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जब 3 होंगी, ये 3 होंगी तो यही होंगी। और अगर 2 हुई तो फिर आप मान लेना कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होंगी, डी जेड स्क्वायर होंगी। ये बात याद रखने वाली है कि 3 हुई तो जोड़े में 3 यही रहती है, ये 3 हमेशा साथ रहती है, तीनों सहेलियां हैं ये। 16 पर चले आइए जनाब, 16 का जवाब आपका क्या होगा ये आप बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, इसे आप बताएंगे। NH4 मॉलिक्यूल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, NO3 ट्रायंगुलर होता है, आप बता दीजिए। बी होगा, बिल्कुल राइट, सही जवाब है आपका। अब आप जवाब दीजिए, अभी तक मैं जवाब दे रहा था, लोग सुन रहे थे, अब आप जवाब दीजिए। 17 वाला भाई ट्रू स्टेटमेंट बताइए फटाफट, ट्रू स्टेटमेंट बताइए। जी चलिए 17 वाले का जवाब आप डी दे रहे हैं, 17 वाले का जवाब आप लोग डी दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन आपने चुना है, और आपको मिलते हैं ये ताश के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन के 18 पर चले आइए। विच फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, बताइए, आप ही लोग जवाब दीजिए, बाकी लोग जो शांति से हमें देख रहे हैं वो लोग भी जवाब दे दें, अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दें।
विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो डाइपोल डाइपोल में तो नहीं होगी, बी होगा। आयन आयन के अंदर होती है ऐसी कंडीशन, आयन आयन के अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि डिस्टेंस भी लॉन्ग होती है और पावर भी ज्यादा होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन दोनों को सॉल्व करने में हमारा एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। हा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड, ये तो अभी हमारी बात चल रही थी, ये अभी हमारी बात चल रही थी आपसे कि ऑक्टेट रूल कहाँ ओबे नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग Cl बना ले, फ्लोरीन यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, 1 2 3, तो हमें तो बिल्कुल यही कंफर्मेशन हो गया है, 3 और 2 5 और 2 7, यहीं पर नहीं होगा ऑक्टेट रूल अगर बॉन्ड कोवेलेंट बना दिया जाए। PCl3 में तो हो जाएगा बच्चा, PCl3 में हो जाएगा, PCl3 में हो जाएगा, क्योंकि तीनों तरफ लगा है Cl, तीनों तरफ बना है कोवेलेंट बॉन्ड, तो बनेगा यहाँ पर आंसर 100% राइट बनेगा बच्चा। द शेप ऑफ द टी शेप आती है क्या? 20 वाले का जवाब दें, ये तो फेमस क्वेश्चन है। टी भी हो सकती, ट्रायंगुलर भी हो सकती, पिरामिडल भी हो सकती, क्या ये संभावना है? 20 वाले का जवाब दीजिएगा। द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, डी ऑप्शन जाएगा। सीमा बिल्कुल 100% राइट है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में लोन पेयर भी तो हो सकता है। जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लीजिए, आप यहां पर चेक कर लीजिए, इसी तरीके से आप अमोनिया के मॉलिक्यूल के अलावा भी आप कोई ले लीजिए, जैसे कि मान लो आपने कौन सा ले सकते हो, NCl3 भी ले सकते हो, ये मॉलिक्यूल भी है टी शेप। और उसके बाद आप और एक और बताओ, और एक बताओ, XeF नहीं, Xe नहीं आएगा यहाँ पर, SF4 नहीं आएगा। एक आध एग्जाम्पल बताइए जहां पर ये कंडीशन, हाँ BF3 आ जाएगा जी, BF3 आ जाएगा, ठीक है। BCl3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। और एक आध एग्जाम्पल बताइए, और एक आध एग्जाम्पल बताइए। NF3 भी आ जाएगा, NF3 भी आ जाएगा जी, ClF3 भी आ जाएगा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब आ जाइए 21 वाले क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है? तो 21 वाले का जवाब PCl5 जो होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, डजंट फॉलो ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 22वें क्वेश्चन पर आइए, 22वें का जवाब दीजिए आप लोग। आउट ऑफ CHCl3 SI मॉलिक्यूल हैविंग द रेगुलर ज्योमेट्री, तो जहां लोन पेयर नहीं होगा उसी की ज्योमेट्री रेगुलर मानी जाएगी। तो 22वें का जो मुझे जवाब दिखाई दे रहा है SiF4, यही बचेगा, क्योंकि यहां ये दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, यहां ये दिक्कत कर रहा है ना, यहां पोलर करेक्टर ही आ जाएगा। सी आएगा मनु। द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड, the electron dot representation of covalent molecule is also called, जी बताइए 23rd वाले का जवाब दीजिए। तो लुईस स्ट्रक्चर बोला जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, 100% राइट है। डायरेक्शनल करेक्टर इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग बॉन्ड, डायरेक्शनल हमेशा किसमें होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। तो 24 वाले का तीसरा हो जाएगा, 24 का तीसरा हो जाएगा नीता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमें लग रहा है कि ऑल में ही होता है, ऑल में ही होता है यहाँ पर। तो 25 का जवाब हम लोग देंगे सैलिसिल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, आप जानते हो ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर।
यहाँ पर OH हो जाता है, यहाँ CHO हो जाता है, सैलिसिलएल्डिहाइड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये सब पढ़े जाते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, पढ़े होंगे आपने जी। इसके बाद चल लेते हैं, विच इज द डिस्टिल्ड फर्स्ट, जिसमें से पहले कौन डिस्टिल किया जाता है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, विच इज डिस्टिल्ड फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्चिता बताओ, देवी जी बताइए। मनु 26 वाले का, लिक्विड हाइड्रोजन को सबसे पहले डिस्टिल किया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लीस्ट होता है हाइड्रोजन का, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लीस्ट बीपी होता है, और लीस्ट बीपी होने की वजह से पहले ही इसको डिस्टिल करना पड़ेगा N2O2 एज कंपेयर टू CO2। द पेयर हैविंग द सिमिलर ज्योमेट्री। कैसे क्वेश्चन आपको लगे आज, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं आपका, नहीं कर रहे हैं। 27वें का जवाब आपको देखा, सिमिलर ज्योमेट्री। देखो Cl4 ये भी टेट्राहेड्रल होता है और ये भी आपका टेट्राहेड्रल होता है, ये दोनों टेट्रा है, तो फोर्थ वाला आंसर मंजीत यहाँ पर राइट होगा, राइट होगा बिल्कुल जी। जो लोग क्वेश्चन हमारे देख रहे हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि उनको जवाब आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। आई डोंट नो कि वो क्या सोच रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा और कामना है, ऐसी मेरी आशा और कामना है। लग रहा है एक पेज छूट गया क्या, लग रहा है एक पेज स्कैन ही नहीं हुआ है, तभी मुझे खतरा महसूस हो रहा है। हुआ है, इधर ही है क्वेश्चन, मैं समझा, घबरा गया कि एक पेज ही नहीं स्कैन हुआ। 27 बोल रहा हूं भैया, 27 वाले का जवाब बोल रहा हूं। अगर हम लोग, रुक जाइए मैं पहले व्यू अपना बढ़ा लेता हूं, समझाता हूं। देखो 27 वाले में क्या है प्रेमचंद जी, अर्चिता, 27 वाले में PO4 अगर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दोनों की शेप बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शेप बना लीजिए PO4 की, और SI क्या था, ClO4 नेगेटिव था। तो ClO4 नेगेटिव में अगर आप देखोगे तो इसको स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर माना जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका माना जाता है, ये आप जानते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, परक्लोरेट आयन है, दिस इज परक्लोरेट आयन, आप जानते हो। और परक्लोरेट आयन को अगर किताबों में आपने देखा होगा तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे करके बनाते हैं परक्लोरेट आयन को, अगर आपको अच्छे से पता है तो ऐसे बनाते हैं। तो वो यही, ये अगर नोट करो ये वाली लाइन, तो ये देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, ऐसे आता है ना। ऐसे ही PO4 की कंडीशन हो जाती है, वो भी PO4 में भी, PO4 3 नेगेटिव है ना, तो एक में तो आपका H3PO4 अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो एक में डबल बॉन्ड से O लग जाता है ऊपर की तरफ, बाकी यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ H हो जाता है, तो ये भी तो टेट्राहेड्रल ही होता है। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, आपको ये ऑलरेडी पता है, बस खाली दिमाग लगाने की जरूरत है कि यहाँ दिमाग कहाँ लगेगा भाया। चलिए 28वें क्वेश्चन पर चले आइए, 28 पर चले आइए बच्चा। प्रेमचंद्र जी क्या हाल चाल है, पढ़ाई बढ़िया ढंग से करिए। मुझे लगता है कि आप शाहजहांपुर से हैं, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, आपने शायद एक बार मुझे बताया भी था। 28 का सी जवाब आपने दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैट मॉलिक्यूल। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, ये मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्लैट नहीं है, C2H6 ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल माना जाता है। तो क्या ये फ्लैट मॉलिक्यूल है, बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली मल्टी प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ये। द बॉन्ड एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इज द ग्रेटेस्ट, किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, तो 29 का जवाब जो है वो इसमें 120 आ जाएगा, इसमें आपका SO2 में कम हो जाएगा, SCS इसी में आएगा, ये 180 के आसपास इसमें एंगल आएगा, सबसे ज्यादा एंगल इसी में आएगा, सबसे ज्यादा एंगल इसी में ही आएगा जी। अनीत, अनीत पटेल जी क्या हालचाल है। पिंकी रानी,
कहां से बिलोंग करती हैं पिंकी रानी आप? पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट, पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट। 30 वाला सेम शेप तो है ही नहीं, इन दोनों की सेम शेप है नहीं। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है जहां पर लोन पेयर ना हो। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है नो लोन पेयर। नो लोन पेयर एक बात, दूसरी बात है ज्योमेट्री फिक्स होनी चाहिए, इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। मतलब बॉन्ड एंगल, जो रिपल्सन है बिटवीन बॉन्ड एंगल, वो चीज आनी चाहिए। तो पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट चेक करिए। 30 वाले को अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। SiF4 टेट्राहेड्रल होता है और Se भाई सेलेनियम है, और सेलेनियम आता है ऑक्सीजन वाले में। यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आ जाएगा, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आ जाएगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल डाउन पड़ जाएगा। तो यहां पर आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 31 पर चले आइए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है 31 का, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। A sigma bonded molecule AB3 has the T-shape geometry. The number of the lone pair, तो आपको पता होना चाहिए अगर T shape geometry आती है तो लोन पेयर ऊपर 2 आएंगे, ऐसे करके जब बनती है ना तभी तो भाई लोन पेयर तभी तो बन पाएगी, ऐसे ये चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आएंगे तभी बनती। ClF3 की जो शेप होती है वो लगभग वही हो जाती। ClF3 की शेप लगभग टी शेप मानी जाती है क्योंकि इसके ऊपर सिर पर 2 लप्पू लगे होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल मेनली डिपेंड्स अपॉन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यार, मजा आ गया, दिल बिल्कुल इसने गुदगुदा दिया। 32 वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल मेनली इस बात पर डिपेंड करती है उसकी लैटिस एनर्जी क्या है। अगर लैटिस एनर्जी कम हुई और उसके अंदर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो गई तो खट से घुल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर हमारा 4 होना चाहिए। अजय प्रताप, मनु, रविंद्र राणा, अनीत पटेल, तृप्ति मिश्रा जी, प्रीति सक्सेना, हरिओम श्रीवास्तव, बताइए कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको? क्या लग रहा है कि समय कंज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन? एक बार देखना नहीं, पढ़ना पड़ रहा है क्वेश्चन को, ये निश्चित है, मानो या ना मानो, लेकिन दर्द दिल में है कि नहीं अभी तैयारी और करनी है। KCl शुड बी मैक्सिमम सॉल्युबल इन, मैक्सिमम सॉल्युबल इन, क्रेसियल शुड बी मैक्सिमम सॉल्युबल, किसमें सबसे ज्यादा घुल जाता है? तो जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा वो क्रेसियल उसी में घुलेगा। मोर इज द सॉल्युबिलिटी, जो होती है आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है डाइपोल मोमेंट पर, और डाइपोल मोमेंट जो है वो यहाँ 32 दिया हुआ है। डेंसिटी दे रखी है, हमें लगा डाइपोल मोमेंट या डेंसिटी होगी। आयनिक भी है, ये भी मोर आयनिक, सिंपल सी बात है। डी आयनिक है, डेंसिटी मान लो, या डाइपोल मोमेंट अगर देखो तो मुझे तो डाइपोल मोमेंट की बात लग रही, समझ में आ रही है। डाइपोल मोमेंट दिया है, ये डाइपोल मोमेंट दिया है, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है। दोनों आयनिक भी हैं, ऐसे भी कह सकते हो, आयनिक भी है दोनों। और CH3OH ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यानी घुल सकता है जी। बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन, डाइपोल। चलो ठीक है, जो भी आप समझ पाए। विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कोप्लेनर, इसमें से कौन सी कोप्लेनर है? 34 वाले का अगर जवाब आप देखेंगे तो हमें लगता है कि ये दोनों ही कोप्लेनर है, ये दोनों ही कोप्लेनर है। तो आंसर यहाँ पर थर्ड आएगा। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द C1 C2 C3 इन द मॉलिक्यूल, इस वाले मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? तो सबको पता होगी, ऐसा क्वेश्चन नीट में बहुत आता है। अगर नीट का एग्जामिनेशन देखो, PGT का एग्जामिनेशन देखो, और अगर आपने यूके PGT का एग्जामिनेशन देखो, उनमें सब में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बड़ा पैट क्वेश्चन माना जाता है। तो यहाँ पर sp2 sp और sp2 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन माना जा रहा है ये वाला, ये PGT का बड़ा पैट क्वेश्चन माना जाता है। द नंबर ऑफ द sp2 s सिग्मा बॉन्ड इन द प्रेजेंस इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ sp2 एस सिग्मा बॉन्ड इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। अच्छा, बेंजीन में कितने सिग्मा है? तो ये तो सब कोई जानता है, बताइए। sp2 वाले एस सिग्मा बॉन्ड इन द प्रेजेंट मॉलिक्यूल, जहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो फिर आंसर वहां 6 ही आएगा, 12 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। sp2s की बात कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन माना जा रहा है। ये भी AlCl3 कोवेलेंट है जबकि AlF3 आयनिक है। दिस फैक्ट कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ये बिहार पीजीटी को अगर मैं देखता हूं तो बिहार पीजीटी भी ऐसे क्वेश्चन को आजकल ज्यादा कवरेज ले रहा है, यानी कि ये कवरेज बहुत कर रहा है बिहार पीजीटी। ठीक है, बिहार पीजीटी भी इसको खूब कवरेज करता है क्वेश्चंस को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो 37 वाले का जवाब आपने बिल्कुल राइट दिया है। फजान साहब ने ये बताया था कि यही बताता है कि मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट। करेक्ट। 32 anhydrous AlCl3 is covalent but AlCl3 is ionic nature। आहा, क्या दिल छूने वाला क्वेश्चन। यूपी पीजीटी धड़ाम क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी धड़ाम क्वेश्चन बोलते हैं इसे, और यूपी पीजीटी का बिल्कुल पैट क्वेश्चन माना जाता है। और यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट चलेगा क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑफ हाइड्रेशन लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कंपनसेट द हाई एनेशन पोटेंशियल ऑफ द एल्यूमिनियम। वेरी गुड, नाइस अनीत, बहुत सुंदर बेहतरीन क्वेश्चन की बौछार के साथ में हम लोग आज 8 से 9 में जो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन मिल रहे होंगे। ये लॉलीपॉप नहीं है, ये बाबा जी की दाढ़ी है। द सिंबल यूज्ड फॉर द रेजोनेंस इज। आहा, ये तो जलेबी वाला क्वेश्चन हो गया। सिंबल यूज्ड, कौन सा सिंबल है? तो ये तो दुनिया, गधा भी अंधा भी दे दो तो टटोल के बता, दोनों कोने छू के बता देगा अंधा आदमी कि इसका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर यही, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 40 वाले पर चले आइए, 40 वाले पर चले आइए। स्ट्रक्चर इज रिटन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना तो इसका बनता है, ना इसका बनता है, ना इसका बनता है, ये भी बनता है। चलिए इसके बाद चल देते in a homonuclear molecule which of the following set of the orbital are degenerate। ओहो 41 का जवाब कहाँ से मिलेगा, कौन बताएगा? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अगर मान लो मैंने N2 ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने सपोज कर लिया O2 ले लिया, तो इसमें यही वाली ऑर्बिटल, सेट ऑफ द ऑर्बिटल अगर बनेगा तो यही बनेगा। ये सेट नहीं बन सकता, ये सेट नहीं बन सकता है, ये भी सेट नहीं बन सकता है, यही सेट बनेगा क्योंकि पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। इन दोनों का एनर्जी लेवल बच्चा सेम आता है, सेम आता है। बोलो अनुस्वर की जय। चलिए अब मैं भी ऐसा इंसान हूँ, अपनी जय खुद ही बोलता हूँ, एक बार दिन में एक बार जरूर बोलता हूँ, तुम भी बोला करो। ओम भगवती भूलोमती बना दो करोड़पति, है ना, मैं बचपने से यही बोलता हूँ जी। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन N2 हैज द लीस्ट एनर्जी, हैज द लीस्ट एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज द लीस्ट एनर्जी। 42 वाले का, 42 का जवाब दीजिए जल्दी से, 42 का जवाब दीजिए। थर्ड आएगा ना, लीस्ट एनर्जी इसी की आएगी ना, ये तो हाई एनर्जी पे आ जाएंगे, ये भी सब ऊपर ही बैठे हुए हैं। यही बेचारे सड़क नीचे से झांक रहे हैं, ये ऊपर से मुंडी दिखा रहे हैं, ये नीचे से झांक रहे हैं। बोले अरे कहाँ हो? बोले हम यहीं हैं। तो अरे कहाँ हो? बोले छत पे, देख नहीं रहा तुम्हें? ये वो वाली कंडीशन दिख रही है। द बॉन्ड ऑर्डर इन नट्टू, नट्टू भाई साहब में बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, घट जाएगा ना, 2.5 हो जाएगा। 43 में यही आएगा। मैंने अभी आपको सीरीज भी लिख करके दिखाई, बॉन्ड ऑर्डर कैसे खटपट निकाल देते, खटाखट बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। अब इसे तो आंसर ही नहीं दिया, इसमें क्या दिए, ऑप्शन ही नहीं दिए। चलो बता दो, अच्छा ऐसे ही बता दो, इसमें ऑप्शन मिट गया, इसमें से ऑप्शन मिट गया। इसमें से कौन सा डायामैग्नेटिक होगा? ये वाला डायामैग्नेटिक होगा, ये डाया होगा, B2 पैरा है, F2 भी पैरा है, NO प्लस जो है ये 7 और ये 7 14, ये भी डाया हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, रुक जाइए मैं ऑप्शन ढूंढ लूं, इसका मिल जाएगा ऑप्शन। 1 मिनट का समय दो मुझे।
जिसमें से किया गया है वहां से मैं देख लेता हूं, शायद पूरा उठाया नहीं उसने क्वेश्चन। 1 मिनट का समय दो, पन्ने पलट लो। 7 और 8, अच्छा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी 7 और 9 हो जाएगा ना, तो ये भी पैरा बन जाएगा, फिर ये भी पैरा बन जाएगा। एक ही आंसर आएगा फिर, एक ही आंसर आएगा अर्चिता। फोर्टी 44 वाले का मिल नहीं रहा है, कहां से किया है यार, पता नहीं, ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। F2 प्लस भी चेक करो यार, इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन मिल गया है, रुक जाइए, ऑप्शन मिल गया है। पहला ऑप्शन दिया है, चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया है एनो, पहला ऑप्शन दिया है O2 माइनस, पहला ऑप्शन दिया है O2 माइनस एंड B2 दिया है, पहला ये दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है F2 प्लस और O2 माइनस माइनस, तो O2 माइनस माइनस तो है ही। तीसरा ऑप्शन दिया है NO प्लस, सॉरी ये NO प्लस है, NO प्लस एंड O2 माइनस माइनस, और फोर्थ ऑप्शन दिया है B2 एंड F2 प्लस। तो ये जब ये N2 प्लस है तो आंसर आ ही जाए, वो प्लस ही था ही, मैंने पेन चला दिया था इसलिए गड़बड़ हो गया। पेन चला दिया था, मुझे दिखा नहीं, मैंने ऐसे कर दिया तो वही गड़बड़ा गया। वो N2 प्लस ही है, और अगर 7 + 7 देखोगे तो 14 आ जाएगा, तो यानी ये भी आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस जरूर अच्छे लगे होंगे आज की सीरीज के, और ये भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर लाभप्रद हुए होंगे।